दोस्तों नमस्कार। स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज का ये मॉक टेस्ट 12 है और इससे पहले ऑलरेडी 11 सेट चैनल पे अपलोड है जो आपके 66वें बीपीएससी एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करने वाली है। अगर आप भी घर बैठे रह के बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आप देखें, ये आपके लिए निसंदेह ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वीडियो बीपीएससी सहित अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। इस पूरे वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका पासिंग मार्क्स रखा गया 35। आप कोशिश कीजिए कि कम से कम आपके 35 प्रश्न सही हो। अगर आप 35 से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। अगर 35 से कम है तो आपको फेल माना जाएगा। तो आप पूरी जी जान लगा दीजिए, इस वीडियो को एकदम आप एग्जाम के तौर पर लीजिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए और आप 50 प्रश्नों को कितने प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं वो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने 50 में से कितने प्रश्नों को सही से हल किया। और यहाँ जो आपको ये लिस्ट दिख रहा है, ये लिस्ट उन लोगों की सूची है यहाँ पर जो हमारे पेड मेंबर हैं और उन्होंने मॉक टेस्ट 11 में काफ़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यह सोनाली सिंह, राखी कुमारी, प्रिया चंदन, गौरव यादव, पल्लवी कुमारी, अनमोल कुमार, गौतम उपाध्याय और शनि कुमार। तो अगर आप भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम जानकारी दी गई है, आप वहाँ पे पढ़ के हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर एक लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके इसका पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे वीडियो को आप एग्जाम के तौर पर लीजिए, समझिए कि ये सभी 50 प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं और कॉपी पेन लेके बैठिए और प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व कीजिए और वीडियो के अंत में कमेंट कीजिए कि आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया है। तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये बिहार के सोनपुर में लगता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये महाराष्ट्र में पड़ता है अजंता की गुफाएं। चलिए अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुशीनगर। और आप सभी को पता होना चाहिए कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। ऐसा कहा जाता है कि कुशीनगर में जब भगवान बुद्ध पहुँचे थे वहाँ पर एक चुंद नामक सोनार के यहाँ पर जो नॉनवेज खा लेने के कारण इसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी और इस वजह से वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। जो बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, तो पहला उपदेश देने की इस प्रक्रिया को जो उपदेश दिया गया था उसे बौद्ध धर्म के अंतर्गत धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। तो ये दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले समय में आपसे पूछ लिया जाए। और यहाँ पे बौद्ध धर्म की बात आई है तो कुछ चीज़ें और भी है, आप जान लीजिए कि प्रथम बौद्ध संगति का जन्म जो हुआ था वो इसकी मृत्यु के यानी कि महापरिनिर्वाण के कुछ वर्षों मतलब उसी वर्ष हुआ था, महापरिनिर्वाण के वर्ष ही हुआ था कुछ दिन बाद। ये अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में बुलाया गया था और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था वो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। और दूसरी अगर बौद्ध संगति की बात करें तो वो काल अशोक के शासनकाल में हुआ था और तृतीय जो बौद्ध संगति हुआ था वो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। और उसके बाद चौथा बौद्ध संगति जो हुआ था, चौथी बौद्ध संगति, वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद पांचवी हर्ष के शासनकाल में। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आने वाले समय में हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछी जाए। अगला प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर किससे बना है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर किससे बना है? आंसर होगा एकास्म को तराश कर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण एकास्म को तराश कर किया गया था। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न, बिहार का प्रमुख त्यौहार इनमें से कौन सा है? आप सभी को पता होगा कि छठ पर्व जो है बिहार के सबसे प्रमुख त्यौहार है और लगभग पूरे पृथ्वी पे मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है छठ पर्व। जहाँ जहाँ भी बिहारी या भारतीय उपलब्ध मौजूद हैं वहाँ वहाँ छठ पर्व होता है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय त्यौहार वसंत का स्वागत करता है? इस तरह के प्रश्न आपसे बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा भारतीय त्यौहार वसंत का स्वागत करता है? आंसर होगा हमारा वसंत पंचमी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे काफ़ी अच्छे से और ध्यान रखेंगे कि ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सातवां प्रश्न, जन्माष्टमी किसका जन्म दिवस है? तो आंसर हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जन्माष्टमी श्री कृष्ण का जन्म दिवस है। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? भारत के मध्य से बहने वाली प्रमुख नदी इनमें से कौन है? सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। ये लगभग मध्य से होकर गुजरती है, तो इस प्रकार आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नर्मदा।
अगला प्रश्न है यहाँ पे 9वां प्रश्न है, औषधि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयुर्वेद। औषधियों का अध्ययन आयुर्वेद कहलाता है। आयुर्वेद के अंतर्गत औषधि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से इनमें से कौन एक था? जो प्राचीन भारत के अंतर्गत 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, सबसे पहले इसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ये दोनों प्रथम ऐसी पुस्तक है जिसमें कि प्राचीन भारत के अंतर्गत 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है और उन 16 में से 3 महाजनपद जो थे वो बिहार के क्षेत्र में थे। ये जनपद में मगध, अंग और लिच्छवी थे। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मगध, अंग और लिच्छवी में से कौन सा है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से इनमें से कौन सा था? तो देखिए ये जनपद नहीं है, ये भी नहीं है, बल्कि ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अंग महाजनपद जो था इसी की राजधानी थी चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से महाजनपद के बारे में आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए अगर आप बीपीएससी एग्जाम में शामिल होने वाले हैं तो। महाजनपद से भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है प्रश्न। चलिए, अगर आप कमेंट करेंगे कि महाजनपद से संबंधित एक वीडियो बना दीजिए तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि महाजनपद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? 11 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, किस राज्य में पड़ता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? अगला प्रश्न है, कोणार्क का काला मंदिर किस देवता को समर्पित है? कोणार्क का काला मंदिर किस देवता को समर्पित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी को पता होगा, कहा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन ने कौन सा मंत्र दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत कौन सा मंत्र दिया गया था? और ये दिया गया था करो या मरो का। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो का मंत्र दिया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पटना का एक अनुपम स्मारक इनमें से क्या है? पटना में एक अनुपम स्मारक इनमें से क्या है? चलिए इस प्रश्न का आंसर होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 14 का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। जी बिल्कुल, आप सभी को पता होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोल घर। देखिए अंग्रेजों के द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने ही गोल घर का निर्माण कराया था और ये अनाज के भंडारण के मकसद से ये इसका उद्घाटन किया गया था। इसका जो निर्माण किया गया था अनाज भंडारण के उद्देश्य से किया गया था पटना में, और ये गंगा नदी के किनारे किया गया था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में कहाँ पर यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था? प्राचीन भारत के अंतर्गत कहाँ पर यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था? तो 15 नंबर का सही आंसर होगा, यक्ष संप्रदाय बिहार के क्षेत्र में लोकप्रिय था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री वेनसांग किन के राज्यकाल में भारत आया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किससे सिकंदर का युद्ध हुआ था? 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोरस से। इनमें से किससे सिकंदर का युद्ध हुआ था? तो ये पोरस से हुआ था। और आपको बता दें कि सिकंदर का जो समकालीन मगध का जो शासक था वो था घनानंद, जो कि नंद वंश का शासक था, अंतिम शासक था घनानंद, उसका शासन था यहाँ पर मगध पर। तो आंसर आप यहाँ पे इस प्रश्न में देखेंगे, सिकंदर का युद्ध किससे हुआ था? ये पोरस से हुआ था। चलिए सिकंदर के बारे में और घनानंद के बारे में कुछ आपको बेसिक सी जानकारी दे देते हैं। आपको शायद पता होना चाहिए, जब सिकंदर पूरा विश्व को जीतता हुआ भारत पे जब उसका आक्रमण हुआ था तो ये हिंदुकुश पर्वत होते हुए भारत में प्रवेश किया था। और आपको बता दें कि सिकंदर के सेना जो मगध पे जो शासन था घनानंद के सेना के सामने काफ़ी छोटा फील कर रहा था। घनानंद की जो सेना थी वो काफ़ी विशाल थे। घनानंद की ही सेना को देख के जो सिकंदर का जो सैनिक था वो आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तो इन सब के बावजूद दोनों में संधि हुआ था। और इसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अगला, यहाँ पे सिकंदर की बात आई है तो सिकंदर का एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मुगल शासन का संस्थापक कौन था? 18 नंबर प्रश्न है, भारत में मुगल शासन का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे 18वें नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाबर।
मुगल शासन का संस्थापक था भारत में बाबर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, गुलाम वंश का सुल्तान इनमें से कौन था? 19वां नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जब मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे भारत के क्षेत्र में आक्रमण किया था, तो उसके बाद जब मोहम्मद गौरी अपना गौर प्रदेश वापस जा रहा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम था, उन्होंने यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश का स्थापना करते हुए वो वापस चले गए थे और इन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, हालांकि ये निर्माण पूरा करने से चल बसे। और उसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, तो जो कुतुब मीनार था उसका निर्माण का जो कार्य पूरा किया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में ही आपको काफ़ी अच्छे से बताया है। चलिए अगला प्रश्न है 20वां नंबर प्रश्न, भारत में रहते हुए अलबरूनी ने इनमें से किसका अध्ययन किया था? भारत में अलबरूनी ने किसका अध्ययन किया था? तो ये संस्कृत भाषा का किया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत का अध्ययन किया था अलबरूनी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी की कब्र कहाँ है? तो 21 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह का मकबरा जो है या फिर कब्र जो है वो सासाराम में है। और आपको बता दें कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक था शेरशाह सूरी। इस बात को आप रट लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक था शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? प्राचीन ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस प्रश्न का। सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सब प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? देखिए ये प्रश्न में मुझे नहीं पता उर्स क्या होता है, अगर आप में से किसी भाई को पता है उर्स क्या होता है तो ज़रूर बताइएगा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि उर्स क्या होता है। तो इसका जो उर्स मनाया जाता है ये अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊँटों की दौड़ इनमें से कहाँ होती है? ऊँटों की दौड़ इनमें से कहाँ होती है? तो ये पुष्कर मेला में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 25वां नंबर प्रश्न। अशोक ने महेंद्र को कहाँ पर भेजा तथा बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए भेजा था? बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए। तो अशोक का जो पुत्र था महेंद्र और संघमित्रा, ये दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका में भेजा था। श्रीलंका का पूरा नाम था सिंघल, और जो पौराणिक जो पुस्तकें हैं जिसमें इसकी चर्चा है उसमें सिंघल ही कहा गया है कि सिंघल भेजा था अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा अपनी पुत्री को। तो ये दोनों जो थे अशोक के पुत्र एवं पुत्री थे, इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए इसे श्रीलंका भेजा था। तो इस प्रकार जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महावीर के समकालीन इनमें से कौन थे? 26 नंबर प्रश्न है, महावीर के समकालीन इनमें से कौन थे? तो इसका आंसर होगा मखलीपुत्र गोसाल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, मखलीपुत्र गोसाल महावीर स्वामी के समकालीन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए महावीर स्वामी की बात यहाँ पर आई है तो थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। ये महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाते हैं और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इसे बचपन का नाम था वर्धमान और इसका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। और इससे रिगार्डिंग और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप जैन धर्म के बारे में पढ़िए काफ़ी अच्छे से, आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान जो शाखाएँ हैं वो किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में जब बंटवारा हुआ था तो हीनयान और महायान संप्रदाय के रूप में हुआ था और ये हीनयान और महायान में इसका जो बंटवारा हुआ था वो चतुर्थ बौद्ध संगति में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई थी वो कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और वहीं पे हीनयान और महायान शाखा में ये विभक्त हो गया था बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी किसकी खुराक की कमी से वजह से होता है? बेरी बेरी रोग जो होता है किस खुराक की कमी की वजह से होता है? तो 28 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से आरएनए में क्या होता है? तो आरएनए में क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा यूरेसिल।
इनमें से आरएनए में क्या होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरेसिल। नेक्स्ट प्रश्न है डीएनए की रचना कैसी होती है। 30 नंबर प्रश्न है डीएनए की रचना कैसी होती है। तो ये द्विकुंडलाकार होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा द्विकुंडलाकार। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आपसे बस एक लाइक की अपेक्षा है, कमेंट की अपेक्षा है। अगर आपको वीडियो से अगर लाभ मिलती है, आप हमारे वीडियो को देखते हैं, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, अगर नहीं भी हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए। आपका एक लाइक और कमेंट पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है मधुमेह रोग का नियंत्रण इनमें से कौन करता है। 31 नंबर प्रश्न का आंसर होगा मधुमेह रोग का नियंत्रण इनमें से कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 31 का, यानी कि लैंगरहैंस द्वीपिका। लैंगरहैंस द्वीपिका मधुमेह रोग का नियंत्रण करती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है शक्ति की इकाई क्या होती है। 32 नंबर प्रश्न है शक्ति की इकाई होती है वाट। ये प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, शक्ति की इकाई होती है वाट। आप ये मत सोचिए कि छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये सब भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए सभी प्रश्नों को आपको देखना है। छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, एग्जाम में जो पूछा जाता है वो बड़ा हो जाता है। हर तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आप सोचेंगे कि हमको सिर्फ बड़े बड़े प्रश्नों को पढ़ना है, यही पूछे जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप क्वेश्चन बैंक देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत क्या समझाता है। 33 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड का उद्गम। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है ये बताया गया है बिग बैंग थ्योरी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसमें कहा गया है बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत जो ब्रह्मांड है इसमें एक विस्फोट हुआ था, उसके बाद विस्फोट के बाद ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये ब्रह्मांड का उत्पत्ति या उद्गम से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। अगला प्रश्न है कौन सा वर्णपट सूर्य में नहीं होता है। 34 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जामुनी या पराबैंगनी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कौन सा वर्णपट सूर्य में नहीं होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जामुनी या फिर पराबैंगनी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने शोध किया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का खोज किसने किया था। आंसर होगा न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस निकलती है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पेड़ पौधे हैं वो जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया सिर्फ दिन में होती है, रात में इसके विपरीत होती है। रात में पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही सोते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि रात के समय में पेड़ पौधे के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो गैस निकलती है वो ऑक्सीजन निकलती है, यानी कि O2 निकलती है। चलिए अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की थी। 37 नंबर प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो ये लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था रक्त समूह की खोज। लैंड स्टीनर, ये नाम आप याद रखिए, इसका नाम है लैंड स्टीनर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसकी मदद से फल पकाया जाता है। फल पकाने में इनमें से क्या मदद करती है। तो आंसर हो जाएगा एथिलीन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फल पकाने में इसका मदद लिया जाता है, फल पकता है इससे एथिलीन से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कोशिका में राइबोसोम का क्या अर्थ है। 39 नंबर प्रश्न है कोशिका में राइबोसोम का अर्थ क्या है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। कोशिका में राइबोसोम का अर्थ है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सभी प्रश्नों को आप लोग मिलाते जाइए। और अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा का कारण इनमें से क्या है। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा का कारण है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ से 41वें नंबर से जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ये सभी प्रश्न करंट अफेयर्स के होंगे और ये आने वाले समय में आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो ये सभी करंट अफेयर्स को आप ध्यानपूर्वक देखिए और इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो 41 नंबर प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है। प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे आंसर होगा भूटान। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। भूटान के साथ अभी इसकी मंजूरी दे दिया गया है समझौता में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है।
तो जो 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है उसकी थीम पूछा जा रहा है। तो किसी भी जो दिवस होते हैं उसके थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वर्ष की जो पर्यावरण दिवस की थीम है वो है जैव विविधता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जैव विविधता इसका थीम है 2020 का। उसके बाद अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न। हाल ही में अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है? अमेरिका में यूजर्स की सूचनाओं को एकत्र करने के जुर्म में आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का आरोप लगाया गया है, यानी कि उस पर मुकदमा किया गया है? इसका आंसर होगा 5 अरब डॉलर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने हाल ही में किसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 44 का आंसर होगा वीरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने हाल ही में वीरेंद्र नाथ दत्त को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त पदभार दिया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और इस वर्ष का जो थीम है यह है जैव विविधता। आप इसको ध्यान रखना है, जैव विविधता 2020 का पर्यावरण दिवस का थीम है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो यहाँ पे 46 नंबर का सही आंसर होगा बासु चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बासु चटर्जी का भी 93 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय उद्योग परिसंघ का हाल ही में नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ का हाल ही में नया अध्यक्ष जो बनाया गया है वो उदय कोटक को बनाया गया है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी उदय कोटक। भारतीय उद्योग परिसंघ का इसे हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? और इसका नाम है राजीव टोपनो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, राजीव टोपनो। इसे ही वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजीव टोपनो। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1407 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? तो ये 1407 करोड़ रुपये जो आवंटित किए गए हैं ये असम के लिए किया गया है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, ये मिशन जो है ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत असम को 1407 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 50वां नंबर प्रश्न। केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों एवं उसके कलपुर्जों के उत्पादन को गति देने के उद्देश्य से लगभग 50,000 करोड़ रुपये की लागत से कितनी नई परियोजनाएं शुरू करने की हाल ही में घोषणा की है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 3 यहाँ पे सही होगा। जो केंद्र सरकार है उन्होंने मोबाइल उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया का शीर्ष देश बनने और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और उसके कलपुर्जों के उत्पादन के जो गतिविधि होती है, मतलब उसको गति देने के लिए, उत्पादन में अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपये की लागत से कितनी नई परियोजनाओं की शुरू करने की हाल में घोषणा की है? तो ये 3 परियोजनाओं की शुरुआत करने की भी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। अगर ऐसा होता है तो इस जगत में भारत काफ़ी आगे तक जाएगा। तो यहाँ पे 50 प्रश्न थे और आपने 50 में से कितने प्रश्नों को सही हल किया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार की सुझाव, किसी प्रकार की शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे मुझे आप डिटेल में बताइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। PDF जरूर डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को काफ़ी ज़ोर शोर से करते रहें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।